स्टूडेंट, हम अपनी पूरक पुस्तिका कृतिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें कर रहे थे। अब तक हमने लेखिका मृदुला गर्ग की दादी, नानी, परदादी, माँ और लेखिका की बहनों के बारे में कुछ जाना। अब लेखिका अपनी बहनों के बारे में विस्तार से बता रही हैं। लेखिका ने बताया कि हम 5 बहनें थी और एक भाई थे, जिसमें से 4 लिखते थे। लेखिका को मिलाकर 3 बहनें और एक भाई। 2 बहनें नहीं लिखती थी। तो लेखिका सबसे पहले उन्हीं के बारे में जिक्र करती है कि जो लेखन कार्य करती थी वो शेर थी, तो जो लेखन कार्य नहीं करने वाली थी वो सवा शेर थी। लेखिका सबसे पहले अपनी बहन रेणु के बारे में बताती है कि रेणु का आलम क्या था। दोपहर के समय जब स्कूल से वो आते थे तो उनको लेने के लिए एक गाड़ी जाती थी, अचला और रेणु को लेने के लिए। अचला तो गाड़ी में आ जाती थी, लेकिन रेणु को ये सामंत शाही का प्रतीक लगता था। एक तरह से ये लगता था कि हम अपने रईसी लोगों को दिखा रहे हैं, तो गाड़ी के बराबर रेणु पैदल चलकर आती थी। चुनौती देने में इतनी माहिर थी कि बचपन में एक बार उसको चुनौती दी गई कि जनरल थिमैया का पत्र लिख के उसका चित्र मंगवा लो, और उसने सच में जनरल थिमैया को पत्र लिखा। और एक दिन एक मोटरसाइकिल सवार आया और उसे जनरल थिमैया का चित्र दे गया। उसके बाद उसका जो है रुतबा बढ़ गया था। जैसे तैसे उसने स्कूल तो पास कर लिया, पर बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो अड़ गई और साहब कह दिया कि मुझे बताओ कि बीए करने का फ़ायदा क्या है। अगर मुझे यकीन हुआ, आप फ़ायदे बता दीजिए। फ़ायदे बताने के बाद अगर मुझे यकीन हुआ, रेणु कहती है कि अगर खुद मुझे यकीन होगा तो ही मैं बीए करूँगी, अदरवाइज़ मैं बीए नहीं करूँगी। घर में जैसे आमतौर पर तर्क दिए जाते हैं वैसे ही दिए गए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, और पिताजी ने कहा कि नौकरी मिलेगी, शादी कर पाओगी, इज्जत से देखेंगे वगैरह वगैरह, मतलब अच्छा घर मिलेगा अगर पढ़ लोगी, बीए कर लोगी तो। लेकिन रेणु को इनमें से कोई भी ठीक नहीं लगा। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता है। पिता ने सीधा कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। बीए ही करना है, परसेंटेज की तो बात हुई नहीं, तो पास होना चाहिए, तो उतने ही नंबरों से उसने किया। सच बोलने में वो लेखिका कहती है कि माँ से भी 2 कदम आगे थी। माँ सच बोलती थी, लेकिन यहाँ तो वो माँ को भी पीछे छोड़ रही थी। कई बार तो वो इस तरह का सच बोलती थी कि सामने वाले को हंसी आ जाती थी। सामने वाले को लगता था कि मजाक कर रही है। एक बार उसको किसी ने इत्र, यानी कि आज के टाइम में अगर आप कहें तो सेंट या सुगंधित पदार्थ भेंट किया, तो उसने सामने वाले को कहा कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो रोज़ नहाती हूँ। क्योंकि सुगंधित पदार्थ तो वही लगाएगा जो नहाता नहीं हो, जिसके पास पसीने की स्मेल आती है। तो ऐसा कुछ मेरे साथ है नहीं, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लेखिका अपनी बहन चित्रा के बारे में बताती है कि चित्रा कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, लेकिन खुद पढ़ने से ज़्यादा वो दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी रखती थी। और नतीजा ये होता था कि कॉलेज में जिन बच्चों को वो पढ़ाती थी उनके नंबर उससे ज़्यादा आते थे। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से करेगी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं। लड़के को भी नहीं पता था कि ये मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो जो सोच लेती थी करके रहती थी। उसी लड़के से शादी हुई। उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची नहीं और उसने हथियार डाल दिए। लेखिका अपनी सबसे छोटी बहन अचला के बारे में बताती है कि अचला काफ़ी दिनों से कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पिता का कहा मानकर पहले उसने अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, मतलब अच्छे से पढ़ाई पढ़ाई कर ली उसने। ऐसे नहीं लगता था कि वो हमारी तरह चलेगी। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, लेकिन उसके बाद उसके लिए भी लीक पर चलना जो है मुश्किल हो गया था। घर बार में मन ज़्यादा नहीं लगा, और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 पार करते उसे भी जो है लिखने का रोग लग गया। लेखिका अपनी बहनों के बारे में बताती है कि हमने शायद कभी भी परंपरागत तरीके से घर नहीं चलाया, घर नहीं संभाला, लेकिन एक बात को हमने कायम रखा। हम 500 में से किसी की शादी नहीं टूटी। हमने आजीवन शादी का जो है शादी में हम बंधे रहे थे।
शादी के बाद लेखिका आप अपने बारे में बताती है कि मैं बिहार का एक छोटा सा कस्बा है डालमिया नगर, वहाँ रही, जहाँ उसमें ऐसा माहौल था कि औरत और पुरुष जो है एक साथ बैठकर पिक्चर तक नहीं देखने जाते थे। उनके लिए अलग अलग जगह बनी हुई थी। दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर लेखिका वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन थी। इसलिए लेखिका ने उस चलन के आगे हार नहीं मानी। साल भर के अंदर लेखिका ने वहाँ उस एरिया की औरतों और पुरुषों में इतना बदलाव ला दिया कि वहाँ की औरतें पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए भी तैयार हो गई थी। अगले 4 साल तक लेखिका कहती है कि उस एरिया में रहते हुए हमने बहुत ज़्यादा नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए भी उन्हीं के माध्यम से हमने पैसा इकट्ठा किया। उसके बाद लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंची। उस समय तक लेखिका के 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर उस एरिया में कोई भी अच्छा स्कूल नहीं था। लेखिका ने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाए, तो वहाँ पर क्रिश्चियन बच्चों की संख्या, ईसाई बच्चों की संख्या कम थी, तो उन्होंने जो है स्कूल खोलने से एक तरह से इनकार कर दिया। एक तरह से उन्होंने लेखिका के सामने एक शर्त रखी कि हम स्कूल खोल दें, लेकिन आप जो है हमें यकीन दिलाए कि स्कूल कम से कम 100 साल तक चलेगा। लेखिका को गुस्सा आ गया। लेखिका ने कहा कि इस बात का तो कोई यकीन नहीं दिला सकता कि 100 साल तक चलेगा या नहीं चलेगा। तो उन्होंने स्कूल ना खोलने का ऐलान कर दिया। अब लेकिन लेखिका ने हार नहीं मानी और उन्होंने वहाँ पर बागलकोट में खुद की मेहनत से एक प्राइमरी स्कूल खोला। वहाँ पर 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़। उन्होंने वहाँ की सरकार से उस स्कूल को मान्यताएं दिलाई और लेखिका की मेहनत इतना रंग लाई कि वहाँ पर बच्चे, अफसरों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ते थे और बाद में वहाँ पढ़े हुए बच्चे काफ़ी ऊंचे पदों पर भी पहुँचे। लेखिका कहती है कि ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया था। लेखिका कहती है कि लेखन के क्षेत्र में जो बिल्कुल लीक से खिसका हुआ था, अपनी राह खुद तलाशता रहता था। लेखिका की बहन रेणु के मुकाबिल फिर भी लेखिका कहती है कि मैं नहीं पहुंच पाई। 1950 के अंतिम दौर की बात जो है लेखिका बताती है कि किस तरह से दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। पूरी तरह से दिल्ली में यातायात ठप हो गया था। क़यामती बारिश थी एक तरह से। सरकारी दफ्तरों के पहले जो ग्राउंड फ्लोर थे उसमें पानी भर गया था, फाइलें तैर रही थी। अगली सुबह जाहिर सी बात है कि कोई भी वाहन सड़क पे नहीं आएगा, तो स्कूल वाहन भी नहीं आएंगे। तो लेखिका की बहन रेणु स्कूल के लिए तैयार हो गई। बस उसे लेने नहीं आई तो घर वालों ने कहा कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा कि आपको कैसे पता? इस बात का तो कोई जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि उस टाइम फ़ोन थे भी, तो भी ऐसे माहौल में जब बाढ़ की स्थिति बन जाती है तो फ़ोन वगैरह तो बंद हो जाते हैं। और तब तक इतनी तकनीकी भी नहीं थी कि कोई मैसेज आया हुआ है ये कह सकते हैं। उन्होंने तो ये कहा था कि ये कॉमन सी बात है, जब इतनी बारिश है तो स्कूल में भी बारिश से पानी भर चुका होगा, बंद होगा। तो रेणु कहती कि जब तक मैं खुद नहीं देख लूँ तब तक मैं नहीं मानूंगा। और 2 मील स्कूल था, पैदल चलकर वह स्कूल पहुंच गई। चौकीदार ने देखा तो वो दंग रह गया, लेकिन रेणु को इस बात का कोई दुख नहीं था। वापस 2 मील चलकर घर आई। सबने आते ही देखते ही कहा कि हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था स्कूल बंद है, लेकिन तुम माने नहीं। तो उसने कहा क्या हुआ तो अब कम से कम मुझे विश्वास है कि स्कूल बंद है। स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं 2 मील चल कर गई और वापस पैदल आई हूँ। अब लेखिका को लगता है कि सच में ये बड़ा ही रोमांचक अनुभव रहा होगा उस दिन उसके लिए, जब जगह जगह पानी था, शहर सुनसान था और ऐसे में अपनी मंजिल की तरफ अपनी ही धुन में वह आगे बढ़ती जा रही थी। तो लेखिका को लगता है कि कई बार अकेलापन भी बहुत ही आनंद देता है और आनंदित करने वाला होता है। इस तरह से इस पाठ में लेखिका ने अपने परिवार की सभी औरतों की विशेषताएं बताई और अपना सहस्मरण प्रस्तुत किया। काफ़ी रोचक है और लेखिका के जीवन से की वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।